Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history chapter first bricks, beads, and bones. If this chapter name bricks, beads, and bone, you can easily understand the topic. The other words, the Indus Valley civilization. Yesterday, we discussed about the various important topics in my last class. That the origin, introduction, expansion, and then after we had discussed that expansion, and then after we read about the specific quality of Indus Valley civilization. In the expansion, if you have remember my previous class, where I done two maps. First, the Indian continent map, similarly these type maps, and Sortughi, that was situated in Afghanistan, to Alamgirpur, Daimabad to Sutke Gandur, and these type of the structures which we discussed. Manda also. तो ये हमने एक सेम बनाया और वहां पे हमने कहा था कि एटलीस्ट 12 lakhs 96,000 किलोमीटर स्क्वायर पे ये सभ्यता फैली हुई थी. अब here one question arises that no doubt to say that this civilization was very vast, बहुत बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ था ये सिविलाइजेशन. तो इतने बड़े क्षेत्र फैले हुए ये सिविलाइजेशन किस तरीके से कंट्रोल होती होगी, गवर्न होती होगी? दैट इज द genuine question. So today we will try to understand the administration of IVC. IVC, it means Indus Valley Civilization. In your book, the topic given, the point 8, the ancient authority. Topic 8, ancient authority. What we read in this topic, ancient authority or administration of the Indus Valley. On the basis of this topic, we will try to understand that who will control the whole authority. कौन था जो इस सभ्यता को कंट्रोल करता रहा होगा? एक बड़ा प्रश्न है. और ये क्वेश्चन क्यों होता है? Why this question arises in your mind? Because if you will minutely observe about the Indus Valley civilization, then you can easily understand that administrations, the word clearly indicate what? एक शब्द इंडिकेट करता है, एक कहीं न कहीं पूरी सत्ता को कंट्रोल करने वाली, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने वाला कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी, एंशिएंट अथॉरिटी रही होगी. तो ये एंशिएंट अथॉरिटी कौन थी? कौन लोग थे जो इस पूरी चीजों को नियंत्रित करते थे? एंड हाउ कैन वी से दैट the ancient authority should be for control the whole political structure of Indus Valley civilization? On which way I mean to say that what I am telling you, that कि क्या आधार था
ये कहने का कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई अथॉरिटी रही हुई है। इफ यू हैव रिमेंबर वेयर आई डिस्कस एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने बात की थी, मैंने कहा था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड कालीबंगा, these are the capital city of this civilization, especially two cities, Harappa and Mohenjo-daro, that was twin city according to Piggott, according to Stuart Piggott, स्टुअर्ट पिगट के कारण क्या था, ये जुड़वा राजधानी है, ये दोनों राजधानी क्या रही होंगी, इंडस की जुड़वा राजधानी है। बाद में इतिहासकारों ने कालीबंगा को इसमें ऐड किया और कहा कि कालीबंगा भी इसकी एक राजधानी थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कालीबंगा में दिखता है। अब एक चीज आपको मिली जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, एविडेंस। सेकेंड चीज जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, क्या, तो सबसे महत्वपूर्ण है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग, वी विल डिस्कस अबाउट टाउन प्लानिंग, वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन द टाउन प्लानिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग क्या थी इसके बारे में समझेंगे और आप आसानी से समझ सकते हैं कि टाउन प्लानिंग इतने व्यवस्थित रूप में है तो नो डाउट कुछ न कुछ वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जरूर रही होगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सत्ता जरूर रही होगी। तो ये जो बातें हैं, आई मीन टू से दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेसिफिक क्वालिटी यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट वन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज रन इन द होल सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग। सेकेंड, द प्रॉपर सीवेज सिस्टम वाज डेवलप्ड। पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, ये भी एक आधार है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था कौन किया। थर्ड, व्हाट, वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट, when we will discuss about the economic speciality of Indus Valley civilization, we will discuss the weight and measurement। हम weight and measurement के बारे में भी पढ़ेंगे। तो weight and measurement में स्पेसिफिक चीजें क्या थी, कहता है कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन, एक सिमिलर आकार में पढ़ रहा है। इनकी पार्ट डेसिमल बेस है और ये चीजें कहीं ना कहीं इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी को दिखा रही है। ईंटों का अनुपात, ब्रिक्स रेशियो, रेशियो ऑफ ब्रिक्स, रेशियो ऑफ ब्रिक्स, 4 संबंधी, 2 संबंधी, 1 के अनुपात। जो ईंटें थी, ईंटों का अगर हम कहें यहां पे इसी को कर दें कि रेशियो ऑफ ब्रिक्स, 4, 2, 1, तो इन सारी स्पेशलिटी क्या था, अपर टाउन एंड लोअर टाउन, सीटेडल एंड लोअर टाउन, इनके आधार पे भी आप कह सकते हैं इतनी ज्यादा स्पेसिफिक क्वालिटी आपको एक जगह दिख रही है, सिमिलरिटीज दिख रही है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन ऑफ वन क्वेश्चन नॉक योर माइंड, चोट करेगा, आपसे पूछेगा कि कुछ ना कुछ तो एंशिएंट अथॉरिटी वहां रही होगी, कोई ना कोई सत्ता वहां पे काम कर रही होगी। ये कौन लोग थे, ये कौन सी सत्ता थी, इसके बारे में
इतिहासकारों का अलग अलग मत है. I mean to say that there are the indication of complex the decision being taken and implemented in Harappa society. Take for instance the extraordinary uniformity of the Harappan artifacts as evidence in pottery, obviously not produced in any single center, were of a uniform ratio throughout the regions, from Jammu to Gujarat and from Alamgirpur to Sutkar, Gendor, कि बड़े पैमाने पर थी. कहते हैं we have also seen the settlements were strategically set up in the specific location for the various region. Besides, labor was mobilized for the making bricks and for the constructions of the massive walls and platform. Who organized these activities? कौन करता था ये एक्टिविटीज? अब एविडेंस के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ बातें की, हिस्टोरियंस ने बातें की. पैलेसेस ऑफ किंग, सिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, सिटीडल एंड लोअर टाउन. कहता है कि इफ यू लुक फॉर ए सेंटर ऑफ पावर और फॉर द डिस्क्रिप्शंस फॉर द पीपल इन पावर, आर्कियोलॉजिस्ट रिकॉर्डेड द प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर. A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by the archaeologist, but no spectacular finds were associated with it. A stone statue was labeled and continue to be known as the priest king. This is because the archaeologists were familiar with the Mesopotamian history and its priest king and have found the parallels in the Indus region. But as we will see, the rituals, practices of the Harappan civilization are not well understood yet, nor there any means of knowing wherever those who performed them also held the political power. What I am telling you, my dear student, we have no clear evidence. We have nothing else that we can what easily describe कि हम उन चीजों को कर सकें कि who controlled the whole civilization. कौन थे ये लोग जो सिविलाइजेशन को कंट्रोल करते रहे होंगे? On the basis of the statue that belongs the religious purpose that was made, it may be possible that was priest king's statue, but we have no clear evidences कि वो किसका था, वो priest king रहा होगा या क्या था. We have no. Maybe it was the wizard's statue, maybe it was the sophist statue, but on the basis of that, archaeologists they believe that the whole civilization controlled by priest king. Thereafter, some archaeologists are of the opinion that the Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed the equal status. Others feel there was no single ruler but the several, that Mohenjo-daro had separate rulers, Harappa another, and so forth. Yet others argue that there was a single state given the similarities in artifacts, the evidences for planned settlements, the standardized ratio of bricks size, and the establishment of the settlements near source of raw materials. As of now, the last theory seemed the most plausible, as it alleged that elite community could have collectively made
and important such as a complex decision. What I am telling you, मैं आपसे किन चीजों पे ध्यान देने के लिए कह रहा हूं. मैंने कहा कि इस पूरी सभ्यता में कौन कंट्रोल करता होगा? Who controlled the whole civilization? Again, I am asking a question. Having seen these type of specific qualities, standardization of what? कहता है कि the artifacts, the similarity in the artifacts, the evidence for plant settlements, the standardized ratio of brick size, and the establishment of the settlement near sources of raw materials. These are the points also. You can also include these points. One point I also mentioned, sewage system, town planning, it means settlements. It means standardization. In bricks, तो कहता है ब्रिक्स में स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है. जितने भी सिटी हैं वो प्लान है, टाउन प्लानिंग प्लांट करके है. कहां पे? जहां पे रॉ मटेरियल्स, के रिसोर्स अवेलेबल है. अब इन चीजों के आधार पे कुछ हाइपोथेसिस, कुछ विचार आते हैं. कौन से विचार? क्या कहते हैं हिस्टोरियंस के बारे में? हिस्टोरियन बिलीव दैट कि अलग अलग वर्ग के लोग इस पूरे प्रशासन पे, इस पूरे क्षेत्र पे शासन करते रहे होंगे. कौन कौन लोग थे आइए देखते हैं. अब जरा इन्हें देखते हैं. ओके, तो अब इन्हें देखते हैं कि कौन कौन से लोग थे जो शासन कर रहे थे. फर्स्ट क्या विचार थे? एज यू नो दैट द प्रिस्ट किंग स्टुअर्ट पिगट, जॉन मार्शल, they believe that the whole civilization controlled by priest king. एक राजा जो प्रिस्ट किंग, इसको मैं इधर, यह आसान होगा. एक प्रिस्ट किंग, कंट्रोल्ड होल सिस्टम. कौन कहा? जॉन मार्शल. स्टुअर्ट पिगट, श्री रत्नाकर. वेरियस नेम्स. फर्स्ट, सेकेंड, as you know that in the starting of this chapter I clearly inform you that this civilization was based on trade and commerce. On the basis of that, and having seen the situations, standardization of bricks, weight and measurement, town plannings, and artifacts, similarity in artifacts, इसके आधार पे आर.एस. शर्मा ने कहा कि यहां पे कौन था? वो वणिक वर्ग, वणिक क्लास. वणिक क्लास इट मीन्स कौन रहे होंगे ये वणिक क्लास? कहता है कि ये वणिक क्लास के लोग, ये कहते हैं कि वणिक वर्ग, बीच का वर्ग रहा होगा ये वणिक वर्ग. ये आर.एस. शर्मा. आर.एस. शर्मा ने ही एक और मत दिया, काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स. काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स, वणिक वर्ग, ये व्यापारी वर्ग है. दे वर ट्रेडर्स. दे डायरेक्टली
सेक्शंस, द काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स, इनका एक अपना काउंसिल रहा होगा जो इस पूरी सभ्यता को कंट्रोल करता होगा। थर्ड कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास कौन था भाई? मार्टिमर मिलर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्टिमर मिलर, अकॉर्डिंग टू मार्टिमर मिलर कि इंडस वैली को कंट्रोल करने का काम मिडिल क्लास करता रहा होगा और इस मिडिल क्लास के साथ अन्यतम संबंध रहा होगा, एक ऐसा संबंध जो अटूट हो, किसका? रिलीजियस, धार्मिक, रिलीजियस अप्रोच के कुछ लोग रहे होंगे जो इनसे कनिष्ठ रहे होंगे, मध्यम वर्ग से, इन सब से हटके एक और सोच, जैसा कि आपका बुक भी लिखता है कि कुछ इतिहासकारों का मानना था, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि yet other argues that there was a single state given in the settlements in the standardized region। अब कहता है कि जो अलग विचारधारा के कुछ लोग कहते हैं कि कौन था ये लोग, यहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रही होगी। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है। अब यहां पे कुछ नाम आपको मिलेंगे। व्हीलर ने जब कहा कि ये मध्यम वर्ग के साथ इनका कनेक्शन रहा होगा, मध्यम वर्ग शासन करते रहे होंगे, आर.एस. शर्मा ने वणिक वर्ग और काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स कहा, तो अब वन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की बात करते हैं। मैकी कहते हैं कि यहां पे एक प्रतिनिधि शासन होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपको पुराना चैप्टर याद होगा तो हमने वहां पे बात की थी, हमने कहा था वहां पे कि किस चीज को अगर आप देखेंगे वहां पे, तो वहां पे मैंने कहा था कि फॉरेन ओरिजिन्स की बात की थी। हमने कहा था मेसोपोटामिया की कॉलोनी के रूप में इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ होता है, तो इंडस का डेवलपमेंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के रूप में हुआ होगा। ये बातें इसी को आधार बना करके अर्नेस्ट मैके ने कहा कि यहां पे कोई वन रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक एम्बेसडर होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, जो इसको शासन करता है। अब इसके बाद हंटर कहते हैं कि यहां पे 1 2 3 4 5 कहते हैं, हंटर कहते हैं कि यहां पे क्या होगी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। हंटर कहते हैं कि यहां पे सभी लोग इक्वल थे, सभी अपने इक्वल राइट्स को एंजॉय करते थे, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। हंटर ने कहा यहां राजतंत्र ना होकर, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ना होकर के यहां पे जो शासन रही होगी वो किसका रहा होगा? वो शासन एक ऐसे वर्ग का रहा होगा, जो राजा होगा वो इलेक्टेड होता होगा, लोगों की सहमति से चुना जाता होगा। What was the process to elect emperor? We don't know, according to him. But it is very clear that everyone enjoyed their life without any agitation, with full of freedom. That's why they believe that Indus Valley civilization was controlled by the democratic government. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा ये सिविलाइजेशन कंट्रोल की जाती रही होगी। तो इस
बात को वो कहते हैं। अगर इसको आसान भाषा में समझे, सिंपली रूप में, अब इन सारे लेक्चर्स को मैं कंक्लूड करता हूं, छोटे में 60 में लिखता हूं। आसान कैसे आप लिखेंगे, पॉइंट्स में कैसे आप इसको लिख सकते हैं। अब आसान तरीके से अगर आप देखें तो कहता है फर्स्ट, अगर पहला कहता है पृष्ठ किंग, सेकेंड कहता है काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स, थर्ड कहता है कि काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स और वन क्लास, मिडिल क्लास पीपुल, फिफ्थ कहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और मैके ने कहा कि यहां पे क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, वन रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि शासन होगा। यहां पे मैंने आपसे कहा कि ये मेसोपोटामिया कॉलोनी के रूप में लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंडस में। यहाँ पे उनका कोई गवर्नर अपॉइंट किया गया होगा जो यहाँ पे शासन करता रहा होगा। तो आपके पास 4 चीजें मिली, 5 चीजें। अब आप इनके आधार पे इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके आधार पे और भी आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हो, पृष्ठ किंग, काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स, मिडिल क्लास पीपुल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड वन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। 5 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये गवर्नमेंट थी किसके आधार पे, सेकेंड पोर्शन में पहला पोर्शन आप ये लिखेंगे, क्या सिमिलरिटीज इन आर्टिफैक्ट्स, प्लांट सेटलमेंट्स और टाउन प्लानिंग, प्लांट सेटलमेंट्स और टाउन प्लानिंग्स, इक्वलिटी इन वेट एंड मेजरमेंट, equality in weight and measurements, and what, one very important thing, that standardize, standardize the ब्रिक्स रेशियो। एक स्टैंडर्डाइजेशन क्या मिला इसमें, द रेशियो ऑफ ब्रिक्स, और व्हाट, द सेटलमेंट्स, कहता है कि जो सेटलमेंट्स हैं, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स, establishment of settlements, situated near resource of raw material, resource of raw materials and river or sea shore, river bank, river bank और सी शोर। अब इनके आधार पर कहता है कि सिमिलरिटीज इन आर्टिफैक्ट्स, समानता है आर्टिफैक्ट्स में, प्लांट सेटलमेंट्स हैं, टाउन प्लानिंग, अपर टाउन लोअर टाउन, इक्वलिटी इन वेट एंड मेजरमेंट्स,
standardized ratio in bricks, establishment of the settlements situated near resource of raw materials, and seashore and river bank. Behalf of that, we can say that central authority that was functioning on the Indus Valley civilization. According to various archaeologists, they felt that the different types of controlling system was running on the whole civilization. Stuart Piggott and John Marshall, they felt that the priest king who ruled in Indus Valley civilization, who ruled all over Indus Valley civilizations on the basis of the religious aspects. On the basis of the statue, stone statue that was found, that was excavated that was excavated from Mohenjo-daro. Thereafter, the Council of Traders or Vanik class. The Council of Traders or Vanik class, R.S. Sharma and such type of other historians, they believe that the Indus Valley civilization that was based on the trade and commerce. So that's why the commercial people, that were the traders, they were traders who controlled the whole civilization. The middle class, Mortimer Wheeler felt that the middle class people who controlled that whole civilization, but they are the very, क्या कहते हैं कि unbreakable connection with the religious people. धार्मिक लोगों के साथ उनका अनन्वय संबंध है. कहता है democratic government. Hunter, according to Hunter, that in the Indus Valley civilization, everyone enjoyed their life without any hesitations, with full of freedom. So it means the whole Indus Valley civilizations that was democratic, the government that was elected by democratically, one representative government. This is statement given by Ernest Mackay. According to them, that the Indus Valley civilization that was the colony of Mesopotamia. So the one representative appointed in Mesopotamia, appointed in Indus Valley civilization, and who controlled the whole civilization. तो इस आधार पर आप एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. तो क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट अगली सोसाइटी एंड रिलीजन पे. गुड बाय एंड टेक केयर.